सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जनवरी महीने के फोर्थ वाले वीक का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा। यानी कि इसमें 27, 28, 29, 30, 31 जनवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट का नाम क्या है, जो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। तो आंसर होगा शिवांगी सिंह। तो भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट थी शिवांगी सिंह, और अभी ये गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। और इस तरह से वे इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली केवल दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट है। मैंने दूसरी क्यों बोला? क्योंकि पिछले साल यानी कि 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी थी। और इंडियन एयरफोर्स की झांकी की थीम क्या रही? भारतीय वायुसेना भविष्य के लिए बदल रही है। बाकी माविया सुदन जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी थी। अच्छा, राफेल की बात है तो राफेल हमने कहां से लिए? फ्रांस से। इसे किस कंपनी ने बनाया? फ्रांस की डासोल्ट कंपनी ने। और इसे भारत में कहां से शामिल किया गया? अंबाला, हरियाणा से। और किस टुकड़ी में शामिल किया गया पूछेंगे तो गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17 में। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी AVGC इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो आप सभी ने वो हाईटेक मूवीज देखी होंगी हॉलीवुड की, साइंस फिक्शन जो मूवीज होती है उसमें जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं वो जो एकदम असली जैसे लगते हैं वो इसी पे आधारित होते हैं। तो आपको याद रखना है, अभी कर्नाटक इस तरह का AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। अच्छा, अगर आपसे पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आविष्कार के लिए पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। और बताओ, देश का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये कहां पे बना? तो आंसर होगा बंगलुरु में। और बताओ, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया? असम में। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अब बताइए, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। अच्छा, ग्राफीन क्या है? तो ग्रेफाइट की एक परत है ग्राफीन। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। और इसकी विशेषता क्या है? ये पूरे विश्व का सबसे पतला पदार्थ है, मतलब इसकी मोटाई नहीं है, एक एटम, एक अणु की जितनी इसकी मोटाई होती है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत मजबूत होता है। अगर इसकी मजबूती को आप ऐसे उदाहरण से समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझो, प्लास्टिक की पन्नी जितनी मोटी ग्राफीन की झिल्ली ले लो और उसके ऊपर कार रख दो, आपकी मोटर कार, मतलब 1500 किलो तक का वजन झेल सकती है, ये इतनी मजबूत है। अच्छा, केरल से आप मुझे बताइए, क्लासिकल डांस, केरल के क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा। और याद रखना, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? केरल में। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो फिर आंसर हो जाएगा जयपुर में। 2021 की ये बात है। नवाचार मतलब इनोवेशन को बढ़ाने के लिए ये उद्घाटन किया था जयपुर में। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो कब? अभी 27 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से यानी कि वर्चुअली पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच यह अपनी तरह का पहला अनुबंध है। इसलिए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि ये पहली बार है। और जब कोई भी चीज पहली बार होती है तो वो इंपॉर्टेंट तो होती है। और मध्य एशियाई देशों से मैंने आपको बताया था, इस बार हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर ये अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। लेकिन कोविड-19 के कारण ये नहीं आए, पिछले बार की तरह नहीं आए। पिछले बार भी कोविड-19 के कारण कोई नहीं आया था, इस बार भी नहीं आए। और अभी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 17 जनवरी 2022 की बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट को भी संबोधित किया था। और पिछले साल अगस्त के महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य में पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो
तो अभी केरल ने भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है। तो इस बर्ड एटलस में 2015 से लेकर 2020 तक के आंकड़े होंगे और इसमें बताया गया कि इसमें पक्षियों की 361 प्रजातियां हैं। अच्छा, आप तो ये बताओ पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अच्छा बताओ, तमिलनाडु का अभी 16वां बर्ड सेंचुरी कौन सा बना था? काजू वैली वेटलैंड। और आपसे पूछे अगर 2021 का बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? अलेजांद्रो प्रीतो को। और देखो, बर्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डे भी होता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो 2021 में 8 मई को और 9 अक्टूबर को मनाया था, जिसकी थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। अच्छा, पूछा जाए नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? ये आपको चिल्का लेक में मिलेगा और ये लेक आपको मिलेगी उड़ीसा में। अच्छा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को। और इनकी कर्म स्थली है केवलादेव नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा भरतपुर राजस्थान में। वैसे इनके नाम से 2 पॉइंट और याद रख लो। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, यूं बताओ आप तो, रेड डेटा बुक को कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब आपके लिए एक प्रश्न हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बताओ। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा गुड़गांव में। तो अभी 4 व्हीलर्स के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट्स की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। इससे पहले सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये नवी मुंबई में था, जहां पे 16 AC और 14 DC चार्जिंग पोर्ट्स थे। तो ये जो नया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, इसे टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खोला गया था, तो हिमाचल प्रदेश के काजा में। और वैसे वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। और अभी टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे था? तो उत्तर प्रदेश। और भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? फेम योजना। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। बताइए, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े केनाल लॉक का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नीदरलैंड ने। तो अभी दुनिया के सबसे बड़े केनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडेन में किया गया। तो समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा विलेन अलेक्जेंडर ने किया। ये 500 मीटर तो लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है। तो इजमुइडेन लॉक को बड़े आधुनिक मालवाहक जहाजों को एम्स्टर्डम के बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता कि अभी दुनिया की पहली शिप टनल ये कहां पे बनाई जाएगी, तो आंसर होगा नॉर्वे में। अच्छा बताओ, अभी दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील कहां पे खुला? तो आंसर होगा एम्स्टर्डम में। अभी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बना? गुजरात के अहमदाबाद में, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है। पहले इसे मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था। और अंटार्कटिका से सबसे बड़ा हिमखंड टूटा, उसका नाम क्या था? A76। और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां पे शुरू हुआ? आइसलैंड में। उसका नाम क्या है प्लांट का? आर्का। और भारत में इस तरह का प्लांट शुरू किया था टाटा स्टील ने। बाकी नीदरलैंड की कैपिटल तो एम्स्टर्डम है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री है मार्क रुट। यहीं पे आपको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, हेग नीदरलैंड में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एवरगिवेन जहाज ये किस नहर में फंसने के कारण चर्चा में था? तो आप जानते हो, स्वेज नहर। और स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। और बताओ, अगर आपसे पूछा जाए पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? पनामा नहर ये साउथ अमेरिका में है, ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और सू नहर ये किन 2 झीलों को जोड़ती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को। सुपीरियर आप जानते ही हो, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इतना आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा TCS। तो ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज 2022 की रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार TCS और इन्फोसिस ये दुनिया की टॉप 25 मोस्ट वैल्यूएबल IT कंपनीज की लिस्ट में दूसरे और तीसरे स्थान पर रही है।
जबकि भारत से विप्रो 7वें स्थान पे है, HCL 8वें स्थान पे है और टेक महिंद्रा 15वें स्थान पे है। और टॉप पे कौन है? एक्सेंचर। ये दुनिया की सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत IT सर्विस ब्रांड है। TCS की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1968 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। CEO इसके राजेश गोपीनाथन है। बताइए, जनवरी 2022 में खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा परम विशिष्ट सेवा पदक। तो नीरज चोपड़ा, आप जानते हो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला एथलेटिक्स गोल्ड पदक जीत करके इन्होंने इतिहास रचा था और इस तरह से वो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भी बने थे। जबकि निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बने थे और उन्होंने खेलों में उत्कृष्टता के लिए 2020 में विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया था और अभी उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे। अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, हम आगे भी पढ़ेंगे। आपको बताना है नीरज चोपड़ा को कौन सा सम्मान मिला है, पद्म भूषण, विभूषण या पद्मश्री। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मनीष विशाल पाठक को। तो अभी मनीष विशाल पाठक को जनवरी 2022 में भारतीय तटरक्षक बल में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया। अच्छा, वैसे हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख अभी कौन बने थे? वीरेंद्र सिंह पठानिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी थी? नुपुर कुलश्रेष्ठ। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि अभी भारत की पहली UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी? प्राजक्ता कोहली आंसर होगा। बताओ, अभी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किसे डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया? सतीश अडिगा को। और अभी 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता था? V प्रवीण राव ने। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इसका तो 4। और देखो, ये पद्म पुरस्कार कब दिए जाते हैं? हर साल 26 जनवरी को दिए जाते हैं। और हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। और इस साल ये किसी को भी नहीं दिया गया। फिर बात आती है पद्म पुरस्कारों की, तो इसमें आता है सबसे पहले पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो देखो, पद्म विभूषण की बात करेंगे, 4 व्यक्तियों को दिया गया। ये याद रखने, चारों के चारों नाम। पद्म भूषण 17 को दिया गया। 17 में से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। और जो पद्मश्री है वो 107 लोगों को दिया गया। वो तो हम याद नहीं रख पाएंगे 107 तो उसमें भी जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर एक बार खुद से आप लिस्ट को जरूर से चेक कर लेना। उसमें भी अगर आपके अनुसार कोई नाम आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे जरूर ध्यान रखना, लेकिन लिस्ट एक बार जरूर से देख लेना। पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। किन 4 व्यक्तियों को मिला? तो प्रभा अत्रे, ये महाराष्ट्र से हैं, कला के क्षेत्र में मिला इनको। राधेश्याम खेमका, ये उत्तर प्रदेश से हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला। मरणोपरांत मिला इनको जनरल बिपिन, ये भारत के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आप जानते ही हो, अभी एक्सीडेंट हो गया था, इनका निधन हो गया। ये उत्तराखंड के थे, सिविल सर्विस कैटेगरी में मिला इनको। और कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये रह चुके, राजस्थान के गवर्नर भी ये रह चुके। और मरणोपरांत, अभी हमने पढ़ा था निधन हो गया इनका, मरणोपरांत मिला इनको लोक कल्याण क्षेत्र में, पब्लिक सर्विस पब्लिक वेलफेयर कैटेगरी में। तो 4 में से 3 मरणोपरांत मिल रहा है और एक ये जिंदा है, प्रभा अत्रे, इनको मिल रहा है। तो ये चारों तो नाम याद ही रखने हैं। बाकी चलते हैं पद्म भूषण की। हमने कहा कितनों को? 17 को दिया गया। 17 में से 5-6 नाम मैं आपको बता रहा हूं। एक तो गुलाम नबी आजाद को मिला पब्लिक अफेयर्स में, और ये नाम भी अभी चर्चा में रहा। इन्होंने ये ग्रहण कर लिया अवार्ड, और इनकी पार्टी के कुछ नेता हैं, उन्होंने इनके खिलाफ बोले। इनका नाम इसलिए न्यूज में था, तो ध्यान रखें आप, क्योंकि अक्सर जो न्यूज चर्चा में रहती है वो पूछ ली जाती है। बाकी राज महर्षि को मिला सिविल सर्विसेज में, सिविल सेवा में। सत्य नडेला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इनको मिला। और उसी तरह से गूगल के CEO सुंदर पिचई को मिला। बाकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, साइरस पूनावाला, उनको मिला। और कौन सी दवा बनाई इन्होंने? कोविशील्ड नाम की दवा बनाई है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कोवैक्सीन को किसने बनाया है।
एक ये देवेंद्र झाझड़िया का नाम अलग से याद रखना आप, ये खिलाड़ी है, पैरा खिलाड़ी है, ये राजस्थान से हैं। भाला फेंक से इनका संबंध है। अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर इन्होंने जीता था। इनको मिला पद्म भूषण। बाकी एक संजय राजा राम का नाम भी ध्यान रख लेना, इनको भी मरणोपरांत मिल रहा है। और ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस लिस्ट में ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के बाहर से हैं, बाहर रहते हैं मैक्सिको में। अब बात करते हैं पद्मश्री की। कितने हैं? 107 को। तो इसमें भी मैं 4-5 जो मुझे महत्वपूर्ण लगे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक तो सिंगर हो गए, सोनू निगम का ध्यान रखना नाम। ये महाराष्ट्र में इनका रेजिडेंस है, वैसे है तो ये हरियाणा से। आपसे ये नहीं पूछेंगे ये कहां से है, बस आपसे नाम पूछेंगे। और ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं किस क्षेत्र में इनको मिला है, ये क्या है। क्योंकि इसी तरह से आप देखोगे प्रमोद भगत, तो जो लिस्ट आई हुई है उसमें इनका रेजिडेंस लिखा हुआ है उड़ीसा से, क्योंकि इनका वैसे जन्म से आप देखोगे तो ये बिहार से हैं। बाकी सोनू निगम नाम ध्यान रख लिया। अब जो 4-5 नाम मैं बता रहा हूं वो सारे खिलाड़ी हैं और सारे नाम आपको याद है। वैसे अवनी लखेरा का नाम, शूटर है, ये राजस्थान की है। और राजस्थान ने आपको याद होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था इनको। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता था इन्होंने। नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इनका संबंध है भाला फेंक से, ये हरियाणा से है। कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर। और भाला फेंक दिवस हम कब मनाते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करो। वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है, ये उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की सरकार ने इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और प्रमोद भगत ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, अभी टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड इन्होंने जीता था। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है बुद्ध देव भट्टाचार्य, अभी इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? क्या नाम है इनका? कहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये? पश्चिम बंगाल। तो बुद्ध देव भट्टाचार्य ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया, लेकिन इन्होंने लेने से ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि आपने हमें बताया नहीं पुरस्कार के बारे में, हमें रिटर्न आपको देना चाहिए था। और इतना ही नहीं, एक और है जिनका नाम है संध्या मुखोपाध्याय, ये गायिका है और इन्हें मिल रहा था पद्मश्री, पर इन्होंने भी लेने से मना कर दिया। तो इनके नाम अभी न्यूज में थे, ये आप ध्यान रखना। बाकी मैं आपको बता चुका हूं सारे कि भारत रत्न नहीं मिला, पद्म विभूषण 4 को, पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 107 को मिला है। जो भी इंपॉर्टेंट नाम थे वो भी मैंने आपको याद करवा दिए। और मैंने आपको फिर भी बोला है एक बार लिस्ट को आप जरूर से रीड कर लीजिएगा, चाहे 5 मिनट के लिए रीड करना, लेकिन रीड जरूर कर लेना ताकि सारे नाम एक बार आपकी नजरों के नीचे से निकल जाए। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु के इरोड जिले में मिलेगा और अब इसमें आपको 80 टाइगर मिलेंगे। अच्छा, अभी जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए नेपाल के बर्दिया टाइगर रिजर्व को भी ये पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो TX2 पुरस्कार उन रिजर्व को दिया जाता है जो 2010 के बाद से बाघों की आबादी में उल्लेखनीय और औसत दर्जे की वृद्धि हासिल करते हैं। और आपको याद भी होगा पिछले साल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को समय से पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए पहले TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। और अभी भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो छत्तीसगढ़ का है। ये 53वें नंबर का, 53 नंबर का टाइगर रिजर्व बना था, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व। और इससे पहले 52वां कौन सा बना था? राजस्थान का रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। अच्छा, इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है? 29 जुलाई को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। अच्छा बताओ, अभी 2021 में कितने टाइगर रिजर्व को CATS मान्यता मिली थी? 14 टाइगर रिजर्व को। CATS मतलब कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। एक टाइगर रिजर्व और न्यूज में था अभी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, क्योंकि विश्व धरोहर की संभावित सूची में इसे शामिल किया गया था। और अर्थ हीरोज पुरस्कार जीता था अर्थ गार्जियन श्रेणी में। अच्छा, आप तो ये बताओ, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के बारे में आपने सुना होगा, उसके बीच में कौन सा टाइगर रिजर्व आ रहा है? यानी कि इस परियोजना से कौन सा टाइगर रिजर्व प्रभावित होगा?
तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। और इस केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना में पानी कहां से कहां जाना है बताया था मैंने आपको, केन से बेतवा नदी में। और अगर आपसे पूछा जाए माता टीला परियोजना किस नदी पर है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। तो माता टीला परियोजना याद रखना किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। अच्छा बताओ, अभी किस फिल्म ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा स्ट्रीट स्टूडेंट। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में तेलुगु लघु फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट, उसको प्रथम पुरस्कार मिला है। अच्छा आप तो ये बताओ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अभी पिछले साल जून की बात है, चेयरमैन कौन बने थे? अरुण कुमार मिश्रा। और अभी आपको याद होगा जनवरी में 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो आंसर होगा कुझांगल ने। और अभी नवंबर 2021 में ही जो 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था गोवा में, उसमें जापानी फिल्म है रिंग वॉन्डरिंग, उसने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता था। और जो छठे ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021 हुए थे, उसमें साउथ अफ्रीका की फिल्म है बराकत और रशियन फिल्म है द सन अबाउ मी नेवर सेट्स, इसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। बाकी मैंने आपको बताए थे 93rd नंबर के जो ऑस्कर हुए थे 2021 में, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था नॉमैडलैंड ने। बेस्ट एक्टर रहे थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट नॉमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर कौन रही थी? क्लोए झाओ नॉमैडलैंड मूवी के लिए। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। लेखक है रस्किन बॉन्ड और इनकी ये नई बुक आई है जिसका नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा चलिए बताइए, रतन टाटा जी की जीवनी आएगी अभी जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और इस बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए अभी रतन जी को किस राज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? असम ने। उस सम्मान का नाम है असम वैभव। बाकी हमारी जो महिला व बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इनका पहला नॉवेल आया है जिसका नाम है लाल सलाम। और द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नाम की बुक को लिखा है भास्कर चट्टोपाध्याय ने। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताओ, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नाम की बुक का विमोचन किसने किया, यानी कि किसने रिलीज किया? तो आंसर होगा मीनाक्षी लेखा ने। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं ये मीनाक्षी लेखा, जिन्होंने अभी देश की भूली बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नाम से एक चित्रात्मक कॉमिक्स को लॉन्च किया है। तो इस बुक में उन महिलाओं के जीवन के बारे में बताया गया जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और पूरे देश में विद्रोह की लौ जलाई थी। बाकी हमारी महिला व बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इनका पहला नॉवल आया था लाल सलाम नाम से। अरुंधति भट्टाचार्य। इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नाम की बुक को लिखा। सलमान खुर्शीद सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स नाम की बुक को लिखा। बढ़ते आगे। अब बताइए, द $10 ट्रिलियन ड्रीम नाम की बुक को किसने लिखा? सुभाष चंद्र गर्ग ने। भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं ये सुभाष चंद्र गर्ग और अभी इन्होंने ही अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। तो इस बुक में उन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों के बारे में बताया गया है जिनका भारत आज सामना कर रहा है और 2030 के मध्य तक इसे $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों का सुझाव देती है ये बुक। अभी आपको याद है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये बुक है। किसने लिखी? चंद्रचूड़ घोष ने। ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को लिखा था जयंत घोषाल ने। और द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नाम की बुक लिखी संजू वर्मा ने। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 26 जनवरी को। हर साल आप इसे 26 जनवरी को ही मनाते हो इंटरनेशनल कस्टम्स डे के रूप में। और इसकी थीम क्या रही? एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना। और आपसे पूछे कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये आप ही को बताना है। हिंट आपको मिल जाएगी जरूर। जहां पे नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का है, जहां पे यूरोपियन यूनियन का है, वहीं पे इसका है। अब बताओ, बढ़ते आगे।
बताओ अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 27 जनवरी को। तो हर साल याद रखना 27 जनवरी को प्रलय से पीड़ित लोगों को याद करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रही? मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जनवरी को। तो याद रखना हर साल 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? प्राइवेसी मैटर्स। और एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो आंसर होगा अनुच्छेद 21, यानी कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। अच्छा बताइए अभी शहीद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जनवरी को। एक्चुअली में 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो इसी दिन को हम शहीद दिवस यानी कि मार्टियर्स डे के रूप में मनाते हैं। कि हम 23 मार्च को भी तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था, इसीलिए। अब यहां से एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। तो 2022 में ये दिन कब आ रहा है? 30 जनवरी को ही आ रहा है। तो यानी कि 30 जनवरी को इस बार हम विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मना रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे। इसकी भी थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। अच्छा, कुष्ठ रोग का ही दूसरा नाम क्या है? हैंसन रोग। ये याद रखना बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और इस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? हैंसन ने। इसीलिए तो इसको हम हैंसन रोग भी कहते हैं। और यहीं से आप लिंक करके याद रख सकते हो, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? एसिड रेन को, अम्लीय वर्षा को। और इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसका पीएच मान कितना होता है? 5.4 होता है। अच्छा आप तो ये बताओ, चेचक का टीका किसने खोजा था? चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। और रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो चेचक का तो खोजा था एडवर्ड जेनर ने, और रेबीज का लुई पास्चर। चलो ये बता दो, रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया अभी? तो 30 जनवरी को ये 2 दिन याद रखना, शहीद दिवस यानी कि मार्टियर्स डे और वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी कि विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। वैसे 30 जनवरी को विश्व अपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? तो आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी को। और इन्होंने किन की जगह ली? मुकेश कुमार की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ये एक महारत्न कंपनी है। वैसे अभी वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? 11। 11वीं अभी बनी थी 2021 में। कौन सी? पावर फाइनेंस लिमिटेड। अच्छा देखो, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। यह है अलका मित्तल। और अलका उपाध्याय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। बाकी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने थे वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो याद रखना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन बन गए हैं पुष्प कुमार जोशी। और तेल की बात है तो ओपेक का नाम तो जरूर आएगा। ओपेक जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। अच्छा यूं बता दो आप तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके, वियना किस नदी के किनारे स्थित है? मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, खास तौर पे हमारे रिवीजन वाले वीडियो में। और अभी ओपेक नाम न्यूज में भी था क्योंकि इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन? हैतम अल घिस। ये कुवैत से हैं। और अभी आपको याद होगा, तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी थी। किस देश ने? पेरू ने। अच्छा, वियना किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने आपसे पूछा था, आंसर होगा डैन्यूब नदी के किनारे। तो याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए किसे भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। तो अभी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। और एक इनकी जगह लेंगे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। बाकी दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने। एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने थे? विक्रम देवदत्त। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये हमारे अगले थल सेना उप प्रमुख बने हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अभी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने थे? मुख्य अर्थशास्त्री। तो इनका नाम आपको बताना है। चलो मैं ही बता देता हूं, पियरे ओलिवियर बने थे। किनका स्थान लिया? गीता गोपीनाथ का, जो कि अभी आईएमएफ की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है।
अच्छा, एक पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम अभी न्यूज में था, उनका नाम है डॉक्टर शंकर आचार्य। क्योंकि अभी नवंबर 2021 की बात है, उन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या है? एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। बढ़ते हैं आगे। बताइए, इटली के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए? सर्जियो मैटेरेला। तो इटली के राष्ट्रपति थे अभी ये सर्जियो मैटेरेला, और अब इनको इनके दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। इटली की कैपिटल है रोम। रोम में आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और 2026 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो यहीं पे होंगे, इटली में। अच्छा, आप तो ये बताओ, ये जो रोम है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा टाइबर नदी। करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला। और अभी नए प्रधानमंत्री बने थे, मारियो द्रागी उनका नाम है। और याद रखना, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क भी शुरू किया। कहाँ पे? गुजरात में। और 2021 में G20 की अध्यक्षता इटली के पास ही थी। 2022 में इंडोनेशिया के पास आ गई है, और 2023 में भारत के पास आ जाएगी। और अभी भारत, आपको याद होगा, G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। तो अब इसमें 3 देश हैं, इटली, इंडोनेशिया और भारत। और बाकी बारबाडोस के अभी फिर से प्रधानमंत्री वापस कौन बन गई है? मिया मोटली। और बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? डेम सेंट्रामेसन। जर्मनी के नए चांसलर बने ओलाफ स्कोल्ज। और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी मैग्डेलेना एंडरसन। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया भैया कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और अभी इन्होंने ही 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल टाइटल जीत लिया। किसको हराया? रशिया के डेनियल मेदवेदेव को हराया। तो उन्होंने 13 साल के बाद ये खिताब जीता, और ये उनका दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। आखिरी बार उन्होंने 2009 में ये खिताब जीता था। और अब देखोगे, इस तरह से उनका ये 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, यानी कि सबसे ज्यादा। इस तरह से 21 ग्रैंड स्लैम को जीत करके उन्होंने नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया। उनके पास 20-20 ग्रैंड स्लैम है, और इनके पास 21 हो गए। राफेल नडाल, किंग ऑफ क्ले कोर्ट, राफेल नडाल को ही कहा जाता है। और कोर्ट से भी आपके प्रश्न बनते हैं, 4 प्रश्न कि देखो, आपको बताए साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऐसे याद रखो। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये प्रश्न आता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ये हम आगे वाले प्रश्न में देखेंगे। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, साथ में उनकी कंट्री का नाम भी। बढ़ते आगे। तो अब आप बताओ, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा एश्ले बार्टी। और ये बार्टी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और ये इनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। इसमें इन्होंने किनको हराया? अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराया। तो आप देखोगे ना कि उप विजेता कौन रहे दोनों में, मेन सिंगल में और वुमेन सिंगल में। तो दोनों का नाम डेनियल से स्टार्ट होता है, दोनों नाम से भाई बहन लगते हैं। मेन सिंगल टाइटल में राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराया था, और वुमेन सिंगल में एश्ले बार्टी ने किसको हराया? डेनियल कॉलिंस को हराया। चलो, आप तो ये बता दो, लास्ट ईयर 2021 में जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे, उसमें कौन सा वाला ग्रैंड स्लैम जीता था एश्ले बार्टी ने? ये आपके लिए प्रश्न है। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो आंसर होगा कांस्य पदक, यानी कि ब्रोंज मेडल। अब पहला प्रश्न तो आपके माइंड में यह आएगा कि ये जो चैंपियनशिप है ये हुई कहां पे? तो आंसर होगा ओमान की कैपिटल मस्कट में। और अभी भारत की महिला हॉकी टीम ने इसमें चाइना को हरा करके ब्रोंज मेडल जीत लिया। वैसे भारतीय महिला हॉकी टीम इससे पहले 2 बार इस हॉकी एशिया कप का खिताब जीत चुकी है, और इस बार पहले स्थान पे जापान रहा, दूसरे स्थान पे साउथ कोरिया और तीसरे स्थान पे रहा भारत। और हॉकी से एक प्रश्न आपसे पूछूं, अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एशियन चैंपियंस मेंस हॉकी टूर्नामेंट जो अभी हुआ था बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, उसको किसने जीता था? साउथ कोरिया ने जीता था, जापान को हरा करके। यानी कि आप कह सकते हो पहले स्थान पे वहां पे साउथ कोरिया था, दूसरे स्थान पे जापान था और तीसरे स्थान पे भारत था। और यहां हम बात कर रहे हैं महिला हॉकी एशिया कप 2022 की, तो इसमें देखो पहले स्थान पे जापान है,
दूसरे स्थान पे साउथ कोरिया और तीसरे स्थान पे भारत है। और 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? उत्तर प्रदेश ने। किसे हराया? चंडीगढ़ को। और चंडीगढ़ की ही है हरनाज संधू, जिन्होंने 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और इस तरह से ये खिताब जीतने वाली ये तीसरी भारतीय है। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए अभी कौन सा पोर्टल शुरू किया? तो आंसर होगा कोयला दर्पण। मतलब जैसे कि कोयले का उत्पादन कहाँ पे होता है, कोयले के भंडार कहाँ पे है, कोयले की खरीद कहाँ पे है, तो कुल मिलाकर ये सभी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिल सके, उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? नाम ध्यान रखना आप, कोयला दर्पण। अच्छा, हमारे कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता है कोयले के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एग्जाम में ये नाम आपको आगे पीछे करके दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है। बढ़िया से मतलब है किसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलेंगे। ए से एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा है, फिर आता है बिटुमिनस, फिर आता है लिग्नाइट, फिर आता है पीट। नीचे जाओगे तो क्वालिटी डाउन होती जाएगी। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 90% तक होती है। अच्छा, एक प्रश्न यह भी बनता है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो आंसर होगा बिटुमिनस। और पूछा जाए कोयले की खान से कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर होगा मीथेन। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? इंग्लिश में पूछेंगे तो हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और अगर आपसे पूछे सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? रांची में है। और बताओ कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? झारखंड के धनबाद को। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा डिजिटल संसद। अच्छा, वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला। और कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा। तो अभी ओम बिरला जी ने ही ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है डिजिटल संसद। मतलब संसद और संसदीय कार्रवाई को आम जनता देख सके और जान सके कि उनके संसद सदस्य वे किस बहस में भाग ले रहे हैं और वे क्या कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन का नाम याद रखना। हमने कहा हमारी वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये कोटा बूंदी सीट से सांसद हैं। अच्छा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। और पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। एक्चुअली में अभी तक 2 ही महिलाएं स्पीकर रही हैं, पहली मीरा कुमार थी और दूसरी कौन थी? सुमित्रा महाजन। और वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संसद का उल्लेख संसद के किस अनुच्छेद में है, तो 79 में। राज्यसभा का उल्लेख है 80 में और लोकसभा का उल्लेख है 81 में। तो ऐसे याद कराया था 79, 80, 81। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है रशिया, चाइना और किस देश की नौसेनाओं ने नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 का आयोजन किया? तो आंसर होगा ईरान। मतलब रशिया, चाइना और ईरान, इन तीनों की नौसेनाओं ने मिलकर के एक नौसैनिक अभ्यास किया है जिसका नाम है चीरू 2022। यहां पे CH मतलब चाइना हो गया, I मतलब ईरान हो गया, RU मतलब रशिया हो गया। अच्छा, किया कहां पे? ओमान की खाड़ी में। अच्छा, वैसे ओमान के साथ हम कौन सा अभ्यास करते हैं? अल नगाह नाम का एक्सरसाइज करते हैं। अभी नसीम अल बहर नाम का एक्सरसाइज भी किया था हमने। और रशिया के साथ अभी हमने पैसेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था, 2022 की बात है, अरब सागर में। और इंदिरा नाम की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी हम रशिया के साथ ही करते हैं। अच्छा, ईरान से तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनेगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवा मेंबर कौन सा बना? तो आंसर होगा ईरान। और नए मेंबर से आपसे पूछा जाएगा भी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया, या यूं कह दूं नवा मेंबर कौन सा बना था? मिस्र था, इजिप्ट। एक्चुअली में 2021 में 4 देश इसमें जुड़े थे, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। ये तीनों एक साथ जुड़े थे और फिर बाद में जुड़ा था इजिप्ट। तो अगर पूछे सबसे नया मेंबर कौन सा है, तो आंसर होगा इजिप्ट। और ईरान में ही आपको चबाहार बंदरगाह भी मिलेगा जिसे भारत ने बनाया है। अच्छा, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, इनको जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहा जाता है? यह भी अच्छा प्रश्न है, बताओ। तो आंसर होगा हॉर्मुज जल संधि। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे।
फिर बताइए, हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस आईएनएस खुक्री को किसे सौंपा गया? तो आंसर होगा दीव। तो आईएनएस खुक्री की बात करते हैं तो सबसे पहले इसे कब शामिल किया गया था? 1989 में। और इसे कब डीकमीशन यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया? 2021 में। इसका निर्माण किसने किया था? मझगांव डॉक लिमिटेड ने। तो अब सेवा मुक्त करने के बाद इसे दीव प्रशासन को सौंप दिया ताकि वे इसे पूर्ण संग्रहालय यानी कि म्यूजियम के रूप में विकसित कर सकें। उन्होंने मांगा था इसे हमें दे देना और हमने उनको दे दिया। अच्छा, आईएनएस विक्रांत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये। और आईएनएस राजपूत अभी इसे कहां से डीकमीशन किया गया था? विशाखापत्तनम से। याद रखना, भारत का पहला विध्वंसक जहाज है ये। और आईएनएस विराट को ही ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। इसे हमने इंग्लैंड से लिया था, वैसे इसे भी अभी डीकमीशन कर दिया है। और आईएनएस ध्रुव भी याद रखो, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है ये। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जनवरी 2022 में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो आंसर होगा पश्चिमी लहर। तो याद रखना, अगर पूछे आपसे कि पश्चिमी लहर क्या है तो ये एक नौसैनिक अभ्यास है। कहां पे किया गया? अरब सागर में पश्चिमी घाट पर। जिसका उद्देश्य क्या है? भारत की सुरक्षा ताकत का प्रदर्शन करना। और इसी तरह से आपको याद होगा, हमारी तीनों सेनाएं मिलकर के एक एक्सरसाइज करती है जिसका नाम है एमफेक्स। अभी पिछले साल भी किया था एमफेक्स 2021। कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ध्यान रखना, ये पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? आंसर होगा 85। तो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बर्लिन जर्मनी में, इसने अभी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 को जारी किया है, जिसमें भारत 180 देशों में से 85वें 85 नंबर पे है। तो ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि सार्वजनिक स्तर पर कितना भ्रष्टाचार है। और इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे है डेनमार्क, सेकंड नंबर पे फिनलैंड, थर्ड नंबर पे न्यूजीलैंड। डेनमार्क टॉप पे होने का मतलब हो गया यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार है। और भारत 85 नंबर पे है। पिछली बार जो यानी कि 2020 में जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत 86 नंबर पे था। अच्छा, भ्रष्टाचार से रिलेटेड एक डे आपको याद आया होगा, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाते हैं। क्या थीम रही? योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन। और अगर आपसे पूछा जाए कि बाइडेन प्रशासन ने किसे एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड के लिए चुना था, तो आंसर होगा भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को। ये ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी रही है? तो आंसर होगा एप्पल। तो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पे एप्पल, दूसरे नंबर पे अमेजन, तीसरे नंबर पे गूगल और चौथे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट। देखो, एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक है। अमेजॉन के सीईओ पूछेंगे तो एनडीजेसी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। आपको याद है, हमने पढ़ा था सत्या नडेला और सुंदर पिचई, इन दोनों को कौन सा सम्मान मिला? चलिए, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। ये तो बता दो कि पद्म पुरस्कार मिला है, क्योंकि इस बार भारत रत्न मिला ही नहीं है। तो पद्म पुरस्कारों में भी कौन सा, पद्म भूषण, विभूषण या पद्म श्री मिला इनको, ये आपको बताना है। और एप्पल से याद होगा, अभी $3 ट्रिलियन के मार्केट कैप को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है ये एप्पल, जिसकी स्थापना होती है 1976 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है, सीईओ टिम कुक है। अच्छा, टॉप 100 में भारत की क्या कोई कंपनी है? हाँ, एकमात्र कंपनी है, टाटा। और ये दक्षिण एशिया में तो टॉप पर है। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? टाटा प्ले। तो देश की जानी मानी डीटीएच सर्विस टाटा स्काई का नाम बदल दिया गया है। साथ ही अब इसमें एक नई सर्विस भी ऑफर की जाएगी, और वो क्या है कि अब टाटा प्ले पर नेटफ्लिक्स का भी सपोर्ट मिलेगा। तो टाटा स्काई बन गया टाटा प्ले। याद रखना, बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी केंद्र सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को किसके साथ विलय की मंजूरी दे दी? मर्जर करने की। तो आंसर होगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी याद रखना, केंद्र सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ये 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक है।
इसने अभी 1 नवंबर 2021 को महाराष्ट्र में अपनी पहली ब्रांच खोली थी। बाकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी इसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना लॉन्च की। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी आपको याद होगा जो हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल और हमारी जो क्रिकेटर है स्मृति मंदाना, उनको इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बना था ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा को शुरू किया था हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी कंडीशंस में सहायता के लिए। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जनवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इजराइल के साथ। तो भारत और इजराइल ने दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो को लॉन्च किया। इस लोगो में आप देखिए डेविड का सितारा और अशोक चक्र, ये दो प्रतीक हैं जो कि दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज को सुशोभित करते हैं। एक और प्रश्न बनेगा, ये लोगो किसने बनाया? एक भारतीय छात्र है निखिल कुमार रॉय, उन्होंने बनाया। देखो, इजराइल की बात करते हैं। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों नए हैं। प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट और प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल में एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया था। क्या नाम है? टैगोर स्ट्रीट। और हमने इजराइल से कौन से ड्रोन खरीदे हैं? हेरोन ड्रोन, जिसे हमने भारत चीन सीमा पर तैनात किया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और अभी इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो आंसर होगा मेघालय। तो लिविंग रूट ब्रिज, ये छोटी धाराओं पर बने हुए सस्पेंशन ब्रिज है। वे जीवित पौधों की जड़ों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। और ये जो रूट ब्रिज है ये मेघालय में आपको आमतौर पर मिल जाएंगे। ये हाथों से बने हुए होते हैं और इन्हें बनाने के लिए अंजीर के पेड़ों के रबर का इस्तेमाल किया जाता है। वे स्थानीय जयंतिया और खासी लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं और इन पुलों को स्थानीय रूप से जिंग जिएंग जरी कहा जाता है। इनकी अधिकतम लंबाई आपको मिलेगी 50 मीटर की, चौड़ाई होती है 1.5 मीटर और ये इतने मजबूत होते हैं कि 500 साल तक खड़े रह सकते हैं। और ये पुल तभी स्वस्थ रहेंगे जब तक वे पेड़ स्वस्थ हैं जिनसे ये बने हैं। और मैंने अभी आपको बताया, इनको बनाने के लिए जिस भारतीय रबड़ के पेड़ का उपयोग किया जाता है उसका साइंटिफिक नेम है फिकस इलास्टिका। और ये अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है इनके लिए। अच्छा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? धृति बनर्जी बनी है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता में है। अच्छा, वैसे यूनेस्को में भारत की अभी तक कितनी धरोहर स्थलें हैं? 40। और 40वीं कौन सी बनी थी? गुजरात की धोलावीरा। और इससे पहले 39 नंबर का बना था रामप्पा मंदिर, जो आपको मिलेगा तेलंगाना में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत की कितनी अमूर्त धरोहरें, इंटेंजिबल साइट्स यूनेस्को में शामिल है, तो आंसर होगा 14। अभी 14 भी बनी थी। कौन सी? दुर्गा पूजा। अमूर्त धरोहरें, इंटेंजिबल साइट्स मतलब वे जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। जैसे कि दुर्गा पूजा हमने देखा, पूजा हो गया, मेले हो गए, त्योहार हो गए, इस तरह की चीजें। और यूनेस्को में भारत के 2 शहर भी आपको मिल जाएंगे, अहमदाबाद और जयपुर। जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था और अहमदाबाद को 2017 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सी एक स्वदेशी किट डेवलप की है? तो आंसर होगा ओम। तो याद रखना, ये किट किसने बनाया? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लखनऊ यूपी में। और अभी इसने क्या किया? ओमिक्रॉन की स्वदेशी परीक्षण किट डेवलप की है जिसका नाम है ओम। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए है ये। तो ये ओमिक्रॉन के परीक्षण के लिए किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा बनाई गई पहली और स्वदेशी रूप से बनाई जाने वाली तीसरी किट है, जिसका नाम ध्यान रखना ओम रखा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट B.1.1.529 कहां से आया? साउथ अफ्रीका से आया। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, आर नागास्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध क्या किससे था? पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट थे ये, और अभी इनका निधन हो गया। ये तमिलनाडु से थे।
मतलब आप कह सकते हो तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे ये। और 2018 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। और अभी जनवरी 2022 में ही इनकी एक बुक आई थी, उसका नाम था सेंथ मिज नादुम पांडबम, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी मिजोरम का पहला ओडीएफ प्लस गांव कौन सा बना? तो आंसर होगा दक्षिण मोबुआंग। तो मिजोरम में आइजोल जिले का ये दक्षिण मोबुआंग गांव, अभी इसे ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया, यानी कि खुले में शौच मुक्त गांव। और याद रखना 2021 में पिछले साल इस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसने जीती थी। और इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा ओडीएफ प्लस गांव के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, जहां पे सबसे ज्यादा ओडीएफ प्लस गांव आपको मिलेंगे। तो आंसर होगा तेलंगाना। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना, तो आंसर होगा कुंभलांगी गांव, जो कि है केरल का। बताओ अभी जम्मू कश्मीर के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जेरी गांव। और जम्मू कश्मीर का ही है वेयान गांव, 100% यानी कि दोनों डोज लगाने वाला पहला गांव बना था ये। अच्छा, अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना? पोचमपल्ली को। तो यह आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध नृत्यांगना का निधन हो गया? तो आंसर होगा मिलिना साल्विनी। और इनका संबंध किससे था? कथकली से। और कथकली, बताओ ये कहां का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है? अच्छा, वैसे इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं इनका नाम? क्योंकि इन्हें 2019 में पद्मश्री मिला था। वैसे इनका जन्म इटली में होता है, नागरिकता इन्होंने ली थी फ्रांस की। और ये किसकी फेमस नृत्यांगना है? कथकली की। बताओ, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एक नाम जो डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में कि पंडित बिरजू महाराज, ये इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो कथक से। अच्छा, अब तो ये बताओ भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? हमने पढ़ा था 8 हैं। कौन कौन से, एक बार रिवाइज करते हैं। कथक हो गया, ये उत्तर भारत का है, नॉर्थ इंडिया का। कथकली हो गया, और मोहिनी अट्टम ये केरल का है। भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, सतरिया है असम का, और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। बाकी उड़ीसी उड़ीसा का है, और मणिपुरी मणिपुर का है। उसी तरह से शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत। अच्छा, वैसे हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 14 है। वर्तमान में कितनी है? 22 है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार बताओ कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिए जाते हैं। अच्छा, क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है? यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना। 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे मिला? 56 57 मतलब 56 और 57, ये किसे मिला? किस किस को पता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और आप में से जिसको भी नहीं पता, कमेंट बॉक्स में जाकर के चेक जरूर कीजिएगा दूसरे स्टूडेंट्स के आंसर को, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको भी पता होना चाहिए था। बढ़ते आगे। बताइए, हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र किससे चुना गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम को। तो हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र ये कौन है? यूनाइटेड किंगडम। और फोकस लैंग्वेज इसमें रही है पंजाबी। इस बार का ये इसका कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। अच्छा, हैदराबाद से कुछ प्रश्न बनेंगे, जैसे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। कब की बात है? 1948 की। और पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? हैदराबाद में। यह रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई स्टेच्यू है ये। पंचलोह 5 धातुओं से मिलकर ये बनी है। अच्छा, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पे खुला? म्यूजियम हैदराबाद में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला है? ये भी हैदराबाद में। और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहां पे शुरू हुआ था? हैदराबाद में ही। ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। अच्छा, बताइए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश से बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा का दर्जा खत्म करने का आदेश दिया? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर। क्योंकि आपको पता है, हमने पढ़ा था अभी, अल सल्वाडोर ये पहला देश बना था बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला। बिटकॉइन की आपकी पहली डिजिटल करेंसी है। और बिटकॉइन का जनक किन्हें कहा जाता है? सातोशी नाकामोतो को। यहां से भी प्रश्न बनता है
किस देश में अभी बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर होगा हंगरी के बुडापेस्ट में। और अगर पूछा जाए किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई, तो भी आंसर होगा अल सल्वाडोर। और अभी नाइजीरिया ने किस नाम से अपने खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा ई नायरा। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें क्रिप्टो को अपनाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा था, पहले स्थान पर वियतनाम था। और अभी भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है IC15। किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर ने। देखो, अल सल्वाडोर की कैपिटल सैन सल्वाडोर है, करेंसी एक तो बिटकॉइन और एक US डॉलर है, और प्रेसिडेंट है नायब बुकेले। अब IMF की बात करते हैं। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, 1945 में स्थापना होती है। और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। इसकी फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गई? गीता गोपीनाथ, जो अभी तक चीफ इकोनॉमिस्ट थी। अब आपको बताना है इसके नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गए हैं। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, इजराइल सरकार की सहायता से भारत में कितने गांव को उत्कृष्टता के गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा 150। तो अभी केंद्र सरकार ने इजराइल सरकार की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है। वैसे आपको बता दूं कि पहले से ही इजराइल सरकार ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्टाली बेनेट, और प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग। अभी इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। और इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना? यूनाइटेड अरब अमीरात। और इजराइल से हम कौन से ड्रोन खरीद रहे? हेरोन ड्रोन। बढ़ते आगे। तो गाइज लीजिए, इसी वीडियो के साथ जनवरी के सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। इन सभी का क्विज बना करके आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया। वहीं पे आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी। तो सारे वीडियोस अगर देख लिए हैं तो अच्छे से इनकी क्विज लगाइए, बार बार इनकी क्विज लगाइए, बार बार इनका रिवीजन कीजिए ताकि चीजें आपको एग्जाम के समय तक याद रहे। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन। और अगर सेशन अच्छे लगे, मेहनत अच्छी लगी, आप चाहते हो कंटिन्यू ये सीरीज रहे, तो प्लीज इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ में इन्हें शेयर जरूर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हो गया तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।